आज 17 मई एक डिप्लोमा का पेपर का एग्जाम हुआ है, झारखंड डिप्लोमा। उसका गांव का एक लड़का है जो इस पेपर को देकर आया है, उसी का पेपर हम मांगे हैं और इसको आज देखेंगे कि कैसा पेपर आया है। हमने इसको बारीकी से देखा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मॉडरेट है। तो चलिए इसको बनाने का, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 150 प्रश्न का जो ये पेपर है, एक बार में तो नहीं हो पाएगा। आज इसको फिजिक्स को खत्म करते हैं, फिर इसके बाद आगे करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है पेपर को, जो पेपर का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते जाएंगे और उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोला है कि केरोसिन है, एक टर्पेंटाइन है और जल है, तीनों का अपवर्तनांक दिया है। अब बोला कि एक अपवर्तनांक जो केरोसिन का है उसका अपवर्तनांक जो दिया है 1.44 दिया है, और टर्पेंटाइन का जो दिया है 1.47 दिया हुआ है, और एक पानी है, वाटर है, उसका 1.33 दिया हुआ है। तो एक जैसे कि आप जानकारी होगा, पढ़े होंगे, तो ये जो होता है ना, n जो होता है c/v होता है, जिस मतलब ये माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, ये प्रकाश की चाल होती है, ये अपवर्तनांक होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि n इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है, यानी कि अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल कम होगी। तो अगर पूछा कि किस में से पदार्थ का जो है इसमें प्रकाश तेज है, यानी जिसका अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक जितना कम होगा प्रकाश की चाल उतना ही ज्यादा होगा। तो अपवर्तनांक यहाँ पानी का सबसे कम है, यानी कि इसकी चाल भी सबसे उसमें अधिक होगी। अगर इसका दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब कहता है कि इसका एक जितना दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है कि 1:1/3 है, तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश की चाल इसमें इन दोनों की अपेक्षा इसमें ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म में गुजरते समय किस रंग का प्रकाश जो होता है सबसे कम उड़ता है, यानी विचलन जो होता है सबसे कम होता है। तो आपको पढ़े होंगे विबग्योर में सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो वायलेट का होता है, और सबसे जो कम विचलन होता है वो रेड का होता है, यानी कि लाल का होता है। तो दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर हो वो लाल होगा, यानी कि प्रिज्म में गुजरते समय जो विचलन जो सबसे कम होगा वो लाल रंग का होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते क्यों होते हैं। इसका उत्तर है जो वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय जो अपवर्तन है उसी के कारण ये तारे टिमटिमाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पूर्व वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, हालांकि इसमें बहुत अच्छा सा ऑप्शन दिया है। देखिए, तीसरा में दिया है कि तारे का टिमटिमाने का कारण पूछा है, चौथा में पूछ दिया है कि सूर्योदय के कितना देर पहले वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले में सूर्य दिखाई देती है और 2 मिनट देर तक सूर्य दिखाई देती है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। तो जिनको थोड़ा बड़ा अगर नॉलेज होगा तो फोर्थ क्वेश्चन से थर्ड का बना लेंगे। और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव्स राइज टू, यानी कलकीय कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन की परिघटना से उत्पन्न होता है एक टिंडल प्रभाव है। 9th क्लास में पढ़े होंगे कि एक बिलियन है, बिलियन में अगर प्रकाश के माध्यम दिखाई दे जाए तो उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। इसने टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसे खोज किया था, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव के कारण ये उत्पन्न होता है। छठा का मतलब 5वां क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो टिंडल प्रभाव हो गया। और एक छठा क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि भारत में जीवित तार यानी कि लाइव वायर और उदासीन तार के बीच का अंतर होता है। तो हमारे घर में जो चलता है वो 220 वोल्ट का चलता है। अगर ये ऑप्शन 220 वोल्ट है तो यही सही होगा। करेंगे एक विद्युत परिपथ के दौरान परिपथ में विद्युत जो धारा के साथ क्या होता है। तो लघु परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है। अगर किसी भी आपके घर में अगर कभी शॉर्ट सर्किट होगा तो उसमें क्या होता है ना, करंट का धारा का मान एकाएक इतना बढ़ जाता है कि इसकी वजह से आपका जो भी ट्रिप कर जाता है, अगर एमसीबी होगा तो वो ट्रिप कर जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, धारा का मान एकदम एकाएक क्या होगा, अत्यधिक बढ़ जाएगा। तो इस पेपर के अनुसार जो है कि शॉर्ट सर्किट में विद्युत का जो होगा तेजी से धारा का मान बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। जो 8वां क्वेश्चन है कि जो करेगा अर्थ वायर के लिए प्रयुक्त होने वाले जो प्लास्टिक रंग, जैसे मान के चलिए तार तो सब अंदर में सेम होता है, लेकिन बाहरी का आवरण जो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो कवर होता है, वो कवर का कलर अलग अलग होता है, जैसे लाल, पीला, हरा, काला, नीला, ऐसे करके होते हैं। तो जो अर्थ वायर के रूप में यूज होता है उसको बोलते हैं ग्रीन। ग्रीन वायर को अर्थ में यूज किया जाता है, और कभी कभी ये मतलब येलो में भी इसको यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली ग्रीन में इसको यूज करते हैं, यानी कि अर्थ वायर के रूप में ग्रीन। यानी कि इसके अनुसार ऑप्शन जो है वो हरा सही होगा, यानी एक पृथ्वी के तार जो होगा अर्थ वायर में इसका यूज होगा। 9th क्वेश्चन है कि गीजर और वायु शीतक जैसे एसी वगैरह है ना, इसमें उच्च शक्ति दनाक वाले यंत्र में जो प्रयुक्त होने वाले परिपथ की जो विद्युत धारा है यह लगभग 20 एम्पियर के आसपास होता है। ऐसे 10 एम्पियर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 20 एम्पियर के आसपास लिया जाता है। और ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा कि अगर आप सॉकेट लेना चाहते हैं, सॉकेट का जो क्षमता होना चाहिए 20 एम्पियर का सॉकेट होना चाहिए।
अगला कहना कि यदि एक परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज है, एम्पियर का फ्यूज बता दिया कि इसमें 5 एम्पियर का एक फ्यूज है, और 100 वाट के बल्बों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है कि अगर 5 एम्पियर के स्विच का मतलब कितना अधिकतम बल्ब लगाया जाए जो सुरक्षित ढंग से प्रयोग में हो जाए, जिसमें वोल्ट का भी मान दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया हुआ है। तो परिपथ में 5 एम्पियर का जो फ्यूज है और उसमें दिया है वोल्ट का मान, तो पी जो होगा, पी जो होगा उसको पी इक्वल टू वी आई होगा, मैंने पी टोटल बराबर निकालना होगा तो वी आई, भी 220 दिया हुआ है और आई का मान 5 दिया हुआ है, यानी कि 1100 मेरी क्षमता है इस हमारे जो फ्यूज है उसके अनुसार। अगर बोल रहा है कि अगर 1100 क्षमता है और सबकी क्षमता 100 वाट का है बल्ब का, तो इसमें 11 बल्बों के हम जोड़ सकते हैं, 11 बल्ब हम इसमें जोड़ सकते हैं। इस प्रश्न को हम पीडीएफ के रूप में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न लिखना और इतना जल्दी जल्दी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो प्रश्न है वो सुनकर ही आप लिख सकते हैं, या रोक रोक के स्लो कर करके आप इसको लिख सकते हैं। इसमें बोला कि एक अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पियर लेती है, 2 घंटों में विद्युत मोटर द्वारा कितना ऊर्जा खपत होगी। तो ऊर्जा खपत का सूत्र इसमें लगेगा। हालांकि ये मैट्रिक पर भले एग्जाम होता है, लेकिन मैट्रिक के स्तर का नहीं होता है। हाँ, अगर इसका स्पेशल तैयारी करते हैं तो मैट्रिक स्तर में किया जा सकता है, आप पास हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये मैट्रिक स्तर का नहीं होता है। आप नए नए पास करेंगे इसमें विद्युत इसमें देखें, जहाँ तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ज़्यादा फिजिक्स में आपका जो लिया गया है वो है मिरर है, लेंस है और इलेक्ट्रिसिटी है, यही क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 220 वोल्ट की एक तार का लाइन का वोल्ट है और 5 एम्पियर की आई बराबर दिया, 5 एम्पियर की धारा दिया हुआ है, और 2 घंटे टाइम जो दिया हुआ है इसका 2 आवर दिया है, लेकिन इसमें हम लोग कभी भी लिया जाता है तो सेकंड में लिया जाता है। तो आपको पता है कि 1 घंटा में 3600 होता है, तो 2 घंटा आप निकाल लीजिए। तो बोल रहा है कि ऊर्जा खपत कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि आई स्क्वायर आर टी, कुल की गई खपत ऊर्जा होता है सूत्र आई स्क्वायर आर टी। अब इस पर रख देंगे तो आई का वैल्यू होगा 5 गुने 5 गुने, अगर आर नहीं है तो इसको और सूत्र के रूप में लिया जा सकता है। आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है वी आई टी होता है, या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है। तो इसमें देख लीजिए जो लिया हुआ है वी आई टी पर लिया सकता है, तो वी कितना है 220 है, आई 5 एम्पियर है और टी 7200 है। सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने के बाद जो हम सॉल्व किए हैं उसके अकॉर्डिंग आया था 792 पे 4 0, और इसको सॉल्व करने के बाद दशमलव में लाने के बाद इसको होता है 10 टू द पावर 6 जूल। यह हमारा आंसर है अगर ये दिया हुआ है तो। अगला क्वेश्चन है कि 50 वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से 1 घंटे में 9600 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करिए। मतलब कह रहा है इस प्रश्न के आगे अगर देखा जाए तो कह रहा है कि 50 वोल्ट के विभवांतर है, तो आप एक W इक्वल टू सूत्र होता है वी आई टी, यानी कार्य का पूरा जो खर्च ऊष्मा होती है वो वी आई टी पे बनती है। और इसमें जो दिया हुआ है जो वोल्ट दिया हुआ है, वी का मान 50 दिया हुआ है, और आई टी याद रखिएगा Q इक्वल टू आई टी होता है। अब इस पढ़ने के बाद ही पता चलेगा Q इक्वल टू आई टी होता है या Q इक्वल टू एनी भी होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ कूलम में दिया हुआ था, इसका मात्रक जो होता है जूल कूलम में होता है, इसका कूलम में होता है। तो इसको देख सकते हैं कि आईटी का डायरेक्ट वैल्यू जो कूलम में दिया हुआ 96,000 कूलम दिया हुआ है, यानी क्यू का वैल्यू दिया हुआ 96 डायरेक्ट दिया हुआ है, इतना कूलम दिया हुआ है। तो अगर आईटी का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं तो डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं वी इंटू क्यू। वी का वैल्यू 50 है और क्यू का वैल्यू अगर आईटी के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें कितने हो जाएंगे 96,000 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस पे इसको सॉल्व करने के बाद आएगा इतना, और इसको सॉल्व करने के बाद आप देख रख देंगे तो लगभग आंसर जो आएगा इसमें वो आएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि ये मेन है, इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्व तो इजी है, कर सकते हैं। जो भी चीज़ है वहाँ दे दिया जाता है, उसके बाद फॉर्मूला भी बता दिया जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हम इसको शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको आना चाहिए ना कि ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बता रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रतिरोध 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम की 4 कुंडलियां संयोजन द्वारा प्राप्त किए जाने वाला उच्चतम प्रतिरोध। तो आपको बता दें कि प्रतिरोध दो तरह से होता है, आर टोटल दो तरह से होता है। अगर आर टोटल अगर मैक्सिमम पूछे, आर मैक्सिमम पूछे कि प्रतिरोध मैक्सिमम होगा तो उसको श्रेणी क्रम में लेते हैं। ये आपको याद करना होगा कि मैक्सिमम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम उसको श्रेणी क्रम में लेते हैं, और न्यूनतम प्रतिरोध आर मिनिमम लेना होगा तो उसके लिए हम उसको समांतर क्रम में लेते हैं, मतलब उसको समानांतर क्रम में लेते हैं। तो अगर इसमें पूछा है, अगर दिया हुआ है प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ 4 ओम
8 ओम और 12 ओम और 24 ओम। तो जब मैक्सिमम पूछा अधिकतम तो इसका जोड़ देंगे तो 48 ओम आ जाएगा। न्यूनतम पूछता तो उस पर निकाल देते। आसान है, ये बहुत हार्ड नहीं है, बस जानने की चीज है कि जानते हैं तो आसान है, नहीं जानते तो मुश्किल है। करेगा अगला प्रश्न 14 नंबर की, 3 ओम और 6 ओम के प्रति 2 प्रतिरोध समानांतर में जोड़ा जाता है। अभी जस्ट बोले कि समानांतर के लिए होता है 1/r टोटल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 एच जितना होगा उतना। तो इसमें 2 दिया, समानांतर दिया 3 ओम और 6 ओम, तो r टोटल बराबर जो हो जाएगा 1/3 और 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 3 और 3/6 कट जाएगा तो 1/2। तो 1/r टोटल बराबर होता है 1/2, तो r टोटल बराबर हो जाएगा 2 ओम। तो ये 2 ओम का हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है कि एक 4 ओम के प्रतिरोध के में प्रति सेकंड 100 जूल की ऊष्मा उत्पादित हो रही है। मतलब प्रश्न है कि एक 4 ओम के प्रतिरोध है, प्रति सेकंड उसमें 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो कह रहा है प्रतिरोध में विभवांतर का वैल्यू ज्ञात करिए। तो जस्ट बोले थे कि W = 3 फॉर्मूला होता है कि I² R × T होता है, या V² R × T होता है, या होता है एक तीसरा फॉर्मूला होता है कि V² R या I² RT हो गया, VIT, तीसरा फॉर्मूला VIT होता है। तो हमारा वोल्टेज लेना होगा तो इसको फॉर्मूला का यूज करते हैं। प्रतिरोध दिया है और हमको जूल भी दिया है, तो 100 जूल का वैल्यू हो जाएगा V² R × T। टी तो हर सेकंड बोला है तो टी का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 100 जूल है और V² है और R हमारे पास दिया है 4 ओम और T 1 सेकंड दिया है, तो इसको गुना करेंगे तो 400 जूल हो जाएगा और बराबर V² हो जाएगा। तो V² बराबर अगर 400 होता है तो V का वैल्यू √400 हो जाएगा, V का वैल्यू जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, यानी कि 20 वोल्ट हो जाएगा। ये बहुत सूत्र पे यानी कि फॉर्मूला बेस्ड सब है, ये जितने न्यूमेरिकल है फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला याद है तो आसान से बनते चलेंगे, चीजों को रखना है वो मेन इंपोर्टेंट है। इसको देख लीजिए। चलिए, बोले थे ना कि इसमें 2 ही तरह के प्रश्न का ज्यादा प्रयोग किया गया है, या तो इलेक्ट्रिसिटी है या तो लेंस और मिरर है। आ गया मिरर से कि एक फोकल लंबाई जो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि F = दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी दर्पण के जिक्र करने के लिए अवतल लेंस है, अवतल लेंस अगर होगा तो उसका जो फोकल लेंस होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। और जो अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, वस्तु जो होगी, वस्तु जो है वो जो दूरी उसका रखा हुआ है अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की एक दूरी पर रखा हुआ है, तो फोकल बराबर हो गया। और यू किसके लिए उपयोग होता है? वस्तु के लिए। अभी किसके लिए होता है? प्रतिबिंब के लिए। तो लेंस के लिए 50 सेंटीमीटर, यू बराबर किया जाएगा 50 सेंटीमीटर। और लेंस का फॉर्मूला होता है 1/F = 1/V - 1/U। इस पे आप रख दीजिए, चीजें बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसके लिए जो आंसर आने वाला है वो इस पर निकाल दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। और छोटी फोकल लंबाई, अच्छा हाँ, जब से पावर ऑफ लेंस, एक याद रखिएगा कि पावर ऑफ लेंस, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 है। बोला कि छोटी फोकल लंबाई वाले एक लेंस में होगी, ऑप्शन है कम शक्ति, अधिक शक्ति, शून्य शक्ति या निरपेक्ष शक्ति फोकस लंबाई से। तो इसका पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को बोलते हैं, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनडायरेक्टली होता है फोकस के 1/f। तब कह सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकस, यानी फोकस की लंबाई बढ़ेगी तो पावर ऑफ लेंस कम होगी, लेकिन पावर ऑफ लेंस ज्यादा करना है तो फोकस की लंबाई कम होगी। यहाँ पे बोले फोकस लंबाई कम की, जो पावर ऑफ लेंस होगा क्षमता ज्यादा होगी तो अधिक शक्ति होगी। इसके लिए जो ऑप्शन है वो अधिक शक्ति ज्यादा प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन कि एक डायोप्टर एक लेंस की शक्ति है जिसकी फोकल लंबाई है। अच्छा बताइए, जो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बोले कि 1/f होता है, अब ये मीटर में होता है। जब बोल ही दिया कि एक डायोप्टर है तो इसका पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर एक है, एक डायोप्टर है तो 1/f हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो दूरी आएगा वो 1 मीटर के आसपास आएगा, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, यही 2 चीज हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है कि एक डायोप्टर लेंस की शक्ति जिसकी फोकल लंबाई कितनी होगी, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग सही है। 19 नंबर कहता है कि फोकल लंबाई 2 मीटर के एक अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात करिए। देखिए, अभी जस्ट लेंस की शक्ति का सूत्र बोले थे। देखिए, अवतल लेंस की फोकस जो होती है वो ऋणात्मक होती है, अब दिया गया हो 2 मीटर दिया हुआ है, अब बस P = 1/f रख दीजिए, ये फॉर्मूला होता है। अब P निकालना है, अब 1 अब माइनस में 2 रख दीजिए, इसको P बराबर करिएगा तो 0.5
5 आएगा माइनस में, इतना डाइऑप्टर आ जाएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है कि 2 मीटर की फोकल लंबाई है और लेंस है अवतल, तो अवतल लेंस की फोकल लंबाई जो होती है माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, तो इसकी शक्ति भी ऋणात्मक होगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक 4 डाइऑप्टर प्लस शक्ति का एक उत्तल लेंस और एक -10 डाइऑप्टर का शक्ति का अवतल लेंस, देखिए कभी कभी सोचा होगा कि दो द्विफोकली लेंस होता है, एक अवतल एक उत्तल, तो इसके लिए एक क्वेश्चन दिया गया, एक जो है कि उत्तल लेंस लिया हुआ है और उसकी जो फोकल जो शक्ति दिया है +4 डायोप्टर दिया है, और एक अवतल लिया गया है अवतल, उसमें -10 डायोप्टर दिया हुआ है। तो इसको जो टोटल जो होता है अवतल प्लस उत्तल की जो परिणामी होता है, परिणामी पूछ रहा है कि परिणामी बताइए, परिणामी इसके परिणामी शक्ति क्या होगा, तो जुड़ जाता है, मतलब इसका बीजगणितीय जो ही होगा, अगर ये +4 है +4 है तो हो जाता है 8 हो जाता, तो बीजगणितीय जो भी हो, तो बीजगणितीय यानी +4 और -10 डायोप्टर यानी कि -6 डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा। इसका बीजगणित जैसे भी आप कहते हैं, अगर बोलेगा उत्तल का 10 डायोप्टर है और अवतल का -20 डायोप्टर है, तो इसका बीजगणितीय जैसे जोड़ घटाव आता है ना करने आपको, 20 माइनस और +10 तो करेगा -10 डायोप्टर, मतलब जोड़ घटाव जो आएगा उससे प्लस हो जाएगा, यानी इसके लिए ऑप्शन जो हो जाएगा -6 डायोप्टर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी है इसके अकॉर्डिंग। 21 नंबर जो क्वेश्चन है कि बाह्य अंतरिक्ष में आकाश जो है अंधार युक्त क्यों दिखाई देता है। अब मान के चलिए प्रकाश चलती है, जब तक उसको कोई चीज से टकरे ना वो दिखाई नहीं देती है, मतलब वो प्रकाश जो होती है ना वो इनविजिबल होती है जब तक किसी से टकरे ना। तो कह रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष में सूर्य नहीं चमकता, बाह्य अंतरिक्ष बहुत ठंडा है, ठंडा गर्म से इसका कोई मतलब नहीं है, सूर्य के प्रकाश के परिकर्मण के लिए वायुमंडल नहीं है। हाँ, वायुमंडल में अगर होगा तो उसके टकरेगा, उसके लिए माध्यम चाहिए कुछ, तारे सारा प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तारे प्रकाश अवशोषित कैसे करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही है कि सूर्य के प्रकाश के परिकीर्णन के लिए वायुमंडल वहां नहीं है, अगर वायुमंडल वहां होता तो परिकीर्णन होता, और परिकीर्णन होता तो वहां अंधारयुक्त नहीं दिखाई देता। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए ऑप्शन सी सही हो गया। तो 22 नंबर है कि खतरे के निशान के लिए लाल बत्ती का प्रयोग करते हैं। अभी जस्ट इसके स्टार्टिंग में बताते हैं कि विबग्योर में जो रेड होता है इसका जो प्रकीर्णन बहुत कम होता है, प्रकीर्णन कम होगा तो दूर तक ये लाइट जाएगी, और इसका जो वायलेट होता है इसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है और ये नजदीक में ही धुंधला दिखाई देगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो लिखा है कि लाल काफी चमकदार होता है, ऐसा कुछ कारण नहीं कि चमकदार, लाल सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, लेकिन प्रकीर्णन से लाल का नहीं होता है, वायलेट का होता है। लाल धुएं तथा धुंध में सबसे कम प्रकीर्णित होता है। हाँ, ये प्रकीर्णित बहुत कम होता है क्योंकि अब दूर तक लाल बत्ती को दिखाना, संकेत दिखाना कि आगे खतरा है, तो हो सकता है कि धुंध गिर रहा हो या हो सकता है धुआं गिर रहा हो, तो प्रकीर्णन कम चाहिए था ना, प्रकाश दूरी तक सफर करेगा। इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, माने इसका वेवलेंथ होता है बहुत ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होने से क्या होता है प्रकीर्णित बहुत कम होता है। तो ये ऑप्शन सही हो गया कि जो लाल जो रंग है धुंध या धुआं में इसका प्रकीर्णित बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। ये याद करने का चीज है कि अगर 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर पार कर जाते हैं तो हम कहते हैं कि सर ये 1 एम्पियर की धारा आपसे प्रवाहित हो गई। तो अगर इसको जिसको इतना याद होगा वो किसी ने बना देता, क्योंकि याद ही करने का चीज है कि 1 कूलम आवेश के इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करना है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इसमें कुछ चीजें नहीं है, और यही 1 एम्पियर के बराबर भी होता है। इससे ज्यादा उसको कभी पूछ सकता है कि 1 एम्पियर की बताइए, 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन, तो बोलेगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, कहानी खत्म। करेगा अगला क्वेश्चन कि एक विद्युत बल्ब के तंतु में फिलामेंट द्वारा 10 मिनट हेतु 0.5 एम्पियर की विद्युत खींची जाती है, परिपथ से बहने वाले विद्युत की मात्रा ज्ञात करें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है Q = IT, मतलब इसमें सीधा सीधे कहना है कि आवेश बराबर पूछेगा, यानी आवेश का मात्रा कूलम होता है और Q = होगा फॉर्मूला I × T। तो इसमें जो दिया हुआ है कि 10 मिनट यानी 10 मिनट दिया हुआ T, तो लेकिन T तो सेकंड में लिया जाता है तो 60 से गुना करेंगे तो हमारे पास सेकंड जो हो गया वो 600 सेकंड हो गया, और I का जो मान दिया हुआ है हमारे पास 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। अब रख दीजिए Q = I का वैल्यू कितना है 0.5 और T का वैल्यू कितना है 600, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 300 आ जाएगा, इतना कूलम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया सही 300, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसके लिए। 25 नंबर कहता है कि 2 कूलम के एक आवेश को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक के बिंदु तक चलाने के किया गया कार्य। तो एक यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि बोल रहा है कि जो भी जो स्टार्टिंग का है 128 था और उसको कहाँ से लाया गया है 118 तक, तो जो भी डिफरेंशियल हो गया वो 10 वोल्ट का हो गया,
जो भी डिफरेंशियल हो गया वो 10 वोल्ट का हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि आगे कि 2 कूलम, यानी कि हम कह सकते हैं कि कूलम जो है वो IT है, Q इक्वल टू IT है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 कूलम दिया हुआ है, ये भी क्या सकता है। और इसको जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला जो यूज होगा W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू VIT। V का वैल्यू कितना दिया है 10, और IT का वैल्यू वहां कितना है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 जूल आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूला के साथ प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए कि कौन किस फॉर्मूला को कितना जल्दी कहाँ रखना है ताकि ये क्वेश्चन आसानी से बने। अब देखिए तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस दिया था वो निकल गया तुरंत भर में। हमको Q का फॉर्मूला भी याद है, Q इक्वल टू IT और Q इक्वल टू NE, और W इक्वल टू VIT होता है। V का वैल्यू हमको दिया हुआ था, IT का वैल्यू यहाँ से ले लिया क्योंकि 2 कूलम का आवाज दिया, निकल गया मेरा क्वेश्चन का आंसर। तो इसका 25 का जो ऑप्शन नंबर है वो ए हो गया सही। 26 का जो ऑप्शन है क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर आकार के वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकल लंबाई की एक अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूर पर पटल रखा जाना चाहिए। तो चलिए इसको पहले रखते हैं जो चीज दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो दिया है 25 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है कि फोकल जो है वो है 25 सेंटीमीटर। अब फार्मूला होता है जिसका फार्मूला तो 1F इक्वल टू 1/F इक्वल टू 1 बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये फार्मूला होता है। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब इमेज कितने दूरी पर है, यही फार्मूला होता है। तो जो दिया हुआ है इसको रख लीजिए, और इसके लिए फार्मूला जो होता है आप 1/D0 1/DI निकालना है 1/F, तो दिया हुआ तो निकाल लीजिए। 1/F बराबर 1/25 बराबर DO नहीं दिया हुआ है, निकालना है, और 1/DI कितना है, DO दिया हुआ है, DO दिया हुआ है, DO दिया हुआ है, DO दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और F दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, कहीं मिस हो रहा है नहीं, 15 सेंटीमीटर है। F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, यहाँ भी F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर करना होगा, और 1/DI रहना होगा। अब 1/DI बराबर जो हो जाएगा 1/15 माइनस 1/25, और इसको सोल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा 75, और 15 दिया 75 और 25 दिया, अब 15 × 5 = 75, इसको 15 × 5 = 75 और 25 दिया 75 बराबर हो जाएगा 2/75, और इसको काटेंगे 1/DI बराबर हो जाएगा 37.5। अगर इसको करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/37.5 हो जाएगा, और उल्टा करेंगे इसको जब तो DI बराबर हो जाएगा 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 37.5 के अकॉर्डिंग कौन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु है, उसको रखने के लिए ज्यादा सूत्र का इस्तेमाल करिए। ये सूत्र इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला पर रख दीजिए, आसान है, ये भटकाने के लिए दिया हुआ है, या उस पर भी निकल सकता है। आगे कर है अगला 27 नंबर क्वेश्चन, यदि I यानी कि I किसको कहते हैं, इंसिडेंट रे, आपतन कोण, और R जिसको मतलब रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तन कोण, या उसको अपवर्तन कोण को दर्शाते हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण को दर्शाते हैं। तो स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है कि sin I बटे sin R जो होता है वो नियतांक के बराबर होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ देखा, sin I इंटू sin R बराबर नियतांक, sin I इंटू sin R बराबर नियतांक, ये तो डायरेक्ट गलती हो गया है कि sin I प्लस sin I प्लस sin R प्लस है, तो भी गलत हो गया। और cos का वैल्यू दिया हुआ तो cos होगा नहीं, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, sin I बटे sin R बटे नियतांक, यानी कि sin I बटे sin R बराबर नियतांक, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग बी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस कब एक वास्तविक, अच्छा उत्तल लेंस का आप एक याद रख सकते हैं, तो ये अवतल दर्पण के लगभग उल्टा होता है, लगभग समान होता है, समान होता है, मतलब उत्तल लेंस अवतल दर्पण के लगभग समान होता है। तो बोला कि कब वास्तविक उल्टी और वस्तु के आकार बनाएगी, तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में ये कर्वेचर पे ऐसा होता था कि समान बनाएगा, उल्टा बनाएगा, और उसके जस्ट नीचे बनाएगा। तो अवतल के लिए हम उल्टा बोले थे उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के में जब फोकस होता है उसमें कर्वेचर नहीं होता, 2F होता है, तो ये कहाँ हो जाएगा, फोकस के जगह पे 2F होता है, कर्वेचर बराबर क्या होता है
कर्वेचर बराबर 2f होता है। तो ये कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर होगी नहीं, जब वस्तु फोकस पे होगी फोकस की तो बात ही नहीं होगी, जब वस्तु 2f पर होगी तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, क्योंकि इसमें बोला गया जब वस्तु 2f पर होगी, यानी कर्वेचर के जैसा ही वहां पे कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो कर्वेचर वहां नहीं होता है, 2f होता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण एक लेंस के लिए आवर्धन m, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब दूरी v और वस्तु की दूरी u को सही ढंग से बताता है? तो एक याद रखिएगा, m बराबर होता है v बाई यू लेंस में। अगर दर्पण में पूछता तो माइनस v बाई यू होता है, तो यहाँ पे कितना होगा? दर्पण में माइनस v होता है, यहाँ लेंस बोला है, इसमें लेंस को जिक्र किया है। और इसी का जस्ट होता है h i बटे h, सॉरी डायरेक्ट जो भी दिया हो रहा था इसमें ऑप्शन जो दिया होगा h, नॉर्मल h दिया हुआ है, तो ये जहां पे मिलेगा ये सही है, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिया हुआ है m बराबर h बटे h डैश, नहीं ये गलत हो जाएगा, m बराबर h डैश बटे h बराबर u बटे v, यहाँ u बटे v नहीं माइनस v बटे u होना चाहिए, भी गलत हो गया। तो m बराबर h डैश बटे h और बराबर v बटे u, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। या इस तरह के आप ला सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आपको हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है उसी का है, पुस्तक सेट जो है उसी है, तो अगला क्वेश्चन में ऑप्शन भी गलत इधर उधर हो सकता है, और आपका ये जो क्वेश्चन है वो भी इधर उधर हो सकता है, तो जिसके अकॉर्डिंग हम इसलिए दे चुके हैं कि ये ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला 30 नंबर है कि फोकल लंबाई 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की मुख्य दूरी के लंबवत एक 2 सेंटीमीटर की वस्तु को रखा जाता है, लेंस की दूरी जो लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए। तो आप इस पे डायरेक्ट चीजें लिख देते हैं, आप उस पर निकाल दीजिए। एफ जो दिया हुआ है वो अगर लेंस कौन है उत्तल है, तो उत्तल लेंस की फोकल दूरी धनात्मक होती है, और एच ओ मैंने ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है वो दिया है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगला जो दिया है यू दिया है, जो यू हमेशा जो वस्तु होती है वो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड में होने के लिए इसको क्या होता है? ऋणात्मक होना चाहिए, अगर लेफ्ट में तो ऋणात्मक और प्लस राइट साइड में तो धनात्मक, यू हो जाएगा, यानी कि वस्तु की दूरी हो जाएगी यू बराबर -15, और भी बराबर पूछ रहा है, भी बराबर निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला पे रख सकते हैं। इस लेंस का फॉर्मूला था 1/v बराबर 1/f बराबर 1v माइनस 1/u, इस पर फॉर्मूला पर रख दीजिए, चीजें आ जाएगी। तो अगर इस पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग प्लस 30 सेंटीमीटर। अगर इसमें भी आप समझते हैं कि माइनस का 2 ऑप्शन है, इसमें दिया -30 सेंटीमीटर और -15 सेंटीमीटर, माइनस का कोई सवाल ही नहीं आता है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि माइनस में होगा, जब भी वस्तु बनेगी तो राइट साइड बनेगी, तो 2 ऑप्शन ऐसे निकल गया। और जब ही बोला कि फोकल लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो जब बनेगी वस्तु लेंस की दूरी अगर जो है प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा होगा 15 से दुगना, 15 तो बन ही नहीं सकता है, 15 बनने का एक ही कारण है कि वहां पे होना चाहिए 30 बनेगा। देखिए अगर दिमाग होगा आपके पास तो डायरेक्ट 30 मार सकते थे, लेकिन जब चूंकि आपको बनाना है इस पर आप रखिए, इस पर रखेंगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। हाँ है प्रश्न ये लाइट और ये ऐसे, लेकिन आंख का डाला हुआ है कि पुतले के आकार को नियंत्रित करने वाले गहरे मांसपेशी डायफ्राम, जैसे डायफ्राम हमारे बॉडी के यहाँ भी होता है, आंख के डायफ्राम को पूछ रहा है, तो वहां पे जो आंख का डायफ्राम होता है उसको आइरिस बोलते हैं, आइरिस को परितारिका भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाले गहरे मांसपेशी डायफ्राम को, डायफ्राम क्या है? तो वो आइरिस है, परितारिका है। 32 नंबर आंख के लेंस की इसकी फोकस लंबाई को संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये एकमोडेशन कहलाती है, यानी अनुकूलन कहलाती है। अपवर्तन तो नहीं कहलाएगी, विवर्तन नहीं कहलाएगी, और दृष्टि की दृढ़ता भी है नहीं कहलाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया 32 का अनुकूलन, यानी एकमोडेशन। 33 नंबर है दूरदृष्टि, यानी कि दूरदृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई तो देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तु का दूर दृष्टि दोष, यानी दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु है। तो कह रहा है कि इस लेंस कौन से लेंस से सही नहीं किया जा सकता है? तो दूर दृष्टि दोष को अवतल लेंस से सही नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमेशा क्या चाहिए? उत्तल लेंस चाहिए। अगर दूर दृष्टि है तो आपके लिए उत्तल लेंस चाहिए, और निकट दृष्टि दोष के लिए है अवतल। ऐसा भी याद सकते हैं, निकट में 3 वर्ड है, ये ज्यादा है, और दूर में कम है, ये इसके लिए है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल, ये ट्रिक है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, क्योंकि इसमें 3 है, 1 वर्ड बढ़ा दीजिए, इसमें 2 वर्ड है, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, ये भी तरीका है। दूर दृष्टि को अवतल से नहीं सही किया जा सकता। 34 नंबर कह रहा है कि वह नेत्र दोष क्या है? एक नेत्र दोष का बताना है जो आमतौर तो वृद्धावस्था में होता है, यानी कि जब एज बढ़ जाता है ना उस अवस्था में होता है, जिसमें जो चीजें होती हैं वो धुंधले दिखाई देती हैं। इसमें ऑप्शन दिया है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दीर्घ दृष्टि,
ये भी वसन है। जरा दूरदृष्टिया कैसा है ना, इसमें धुंधला दिखाई देने लगता है, और ये आमतौर वृद्ध महिलाओं पुरुषों में होती है जिनका उम्र 40 साल के ऊपर होने लगता है, ये चीज होता है। तो जरा दूरदृष्टिता जिसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया, ये ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 34 के लिए सी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो एक विचलन कोण नाम सुने होंगे, विचलन कोण, यही विचलन कोण कहलाता है। यह विचलन जो कोण होता है, ये विचलन कोण जो होता है, प्रिज्म में आपतित किरण होता है और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है वो विचलन कोण कहलाता है, कितना वो विचलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये 35 का डी सही हो गया। 36 कह रहा है कि एक 220 वोल्ट के जनरेटर में एक विद्युत बल्ब जोड़ा गया, विद्युत 0.5 एम्पियर है, तो शक्ति बोल रहा है कि धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति क्या है? तो बल्ब की शक्ति इक्वल टू बराबर हम बताते हैं कि फॉर्मूला घूम फिर के वही आता है, P इक्वल टू वी आई। अब भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, इसमें भी जो दिया हुआ है, इसमें जो भी दिया हुआ है 220 दिया हुआ है, और आई आपके सामने बोले 0.5 दिया हुआ है, रख दीजिए 22 करेगा तो ऑप्शन कितना 110, तो इतना 110 वाट आ जाएगा आंसर। तो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है कि बल्ब की शक्ति क्या होगी, तो 110 वाट होगी। करेंगे एक लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें के साथ क्या होता है? अब बताइए, कोई लेंस है, एक स्पेशल केस नहीं है, यह लेंस है, कोई भी लेंस है, एक लेंस यही जो प्रकाश है जो यहाँ से सीधे चली जाती है, कभी नहीं मुड़ेगी, यहाँ वाला हो सकता है मुड़े, यहाँ वाला हो सकता है मुड़े, लेकिन ये जो सेंटर वाला किरण है, ये जो सेंटर वाला किरण है, ये आपको कहीं नहीं मुड़ती है, यानी बिना विचलन के चली जाती है। तो ये पहले ऑप्शन दिया होगा बिना किसी विचलन के गुजरती है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को किए होंगे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एक विद्युत बल्ब का जो कैपेसिटी है, वोल्टेज है 220 वोल्ट है और 100 वाट है, जब इससे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तो खपत जाने वाली शक्ति क्या होगा? तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे वी स्क्वायर बटे आर। मतलब अगर इसमें हम जो अगर वोल्ट को आधा करेंगे, अगर वोल्ट को आधा करेंगे तो इसमें शक्ति जो होगी वो दुगना उसका स्क्वायर में बढ़ेगी, अगर 2 दुगना कम होगी तो 4 गुना बढ़ेगी, इसको स्क्वायर में 3 गुना कम होगी तो 9 गुना बढ़ेगी। तो इस तरह कह रहा है कि इसमें क्या होगा, 220 से 110 हुआ है, इसका मतलब कितना हुआ है, आधा हुआ है, 1/2। 1/2 जब ही होगा तो इसका स्क्वायर में बढ़ेगा, यानी कि जो खपत जो होगी उसका 1/4 हो जाएगी, यानी कि पहले जो 100 वाट होती थी खर्च, अब वो 1/4 करने का मतलब वो 25 वाट होगी, यानी कि 25 वाट वाला आंसर सही हो जाएगा। 38 का डी। इसको समझना नहीं है, फॉर्मूले दिमाग से काम लेना कि इसमें जो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर पर होता है। अगर वोल्टेज आधा होगा तो उसका जैसे P जो है शक्ति है वो वी स्क्वायर है, जो सब सेम है, ये 100 था, ये आधा हुआ तो ये दुगना कम होगा, यानी कि 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे इसको तो 25 बार में कटेगा, यानी कि डायरेक्ट कम हो जाएगा। 2 आधा होगा तो 4 गुना कम होगा। अगला क्वेश्चन 39 में कि एक चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल लगता है, अगर विद्युत रहता उसके तारों में अगर प्रवाहित धारा होती और उससे जो बल लगता है उसको विद्युत चुंबकीय कहते हैं। लेकिन अगर चुंबक है और चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, ये अगर चुंबक है, ये नॉर्थ है या साउथ है, तो इससे जो धारा नॉर्थ से साउथ निकल के जाती है ऐसे, और एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती है, ये इसका जो हमेशा होता है नॉर्थ से साउथ होता है, और पोल चुंबक के अंदर में ये साउथ से नॉर्थ होता है। अब इस पूरे फील्ड को ये जैसे मान लीजिए मुखिया जी का जो पूरा क्षेत्र होगा, मुखिया जी का फील्ड कहलाएगा। ये चुंबक का क्षेत्र है तो चुंबक का क्षेत्र कहलाएगा, उनका फील्ड कहलाएगा। ये चुंबक का फील्ड है तो चुंबक का फील्ड कहलाएगा, यानी चुंबक का क्षेत्र कहलाएगा। तो विद्युत का रहता तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये चुंबक का क्षेत्र है तो चुंबक का क्षेत्र कहलाएगा। हमर क्षेत्र रहेगा तो हमर क्षेत्र कहलाएगा, और मुखिया जी का क्षेत्र रहेगा तो मुखिया जी का क्षेत्र कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत वाहक परिनालिका द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र समान है, तो ये जो होता है वो बार मैग्नेट के समान होता है। एक विद्युत वाहक जो परिनालिका द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बार चुंबक के बराबर होगा। बार चीज चुंबक किसे कहते हैं, तो जिसमें आप देखो हॉर्स चुंबक होता है, बार होता है छड़ चुंबक जिसको कहते हैं छड़ चुंबक, इसको छड़ चुंबक में बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीधी विद्युत वाहक तार के बराबर नहीं होगा, हॉर्स शू चुंबक नहीं होगा, पृथ्वी का चुंबक इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसके बराबर होगा। तो ये एक बार चुंबक यानी छड़ चुंबक के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, एक समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार है,
अब ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है, अगर ये क्वेश्चन अगर कोई नहीं बना पाए तो मतलब इसके मूर्खता ही कहा जा सकता है, क्योंकि हम जो घर में दर्पण देखते हैं वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण का मतलब हम जितने साइज के उतने साइज का दिखाई दे, तो इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट बना देंगे, वस्तु के आकार के बराबर। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा बराबर बनता है। 42 का क्वेश्चन है कि सौर भट्टी में अवतल दर्पणों का प्रयोग के लिए क्या जिम्मेवारी है, मतलब अवतल दर्पण प्रयोग क्यों करते हैं, मान के चलिए हम उसमें उत्तल क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए प्रकाश को केंद्रण करना होगा ना, प्रकाश अगर आ रही है, प्रकाश आ रही है, प्रकाश आ रही है, और उसको किसी जगह पे फोकसित करना होगा, हालांकि दर्पण है ना, तो इसको फोकसित करना होगा, तो एक फोकस के एक केंद्र पे एक जगह केंद्रित करने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश को विचलित करने का कोई सवाल ही नहीं, विचलित करेगा तो कोई काम नहीं होगा, सौर कुकर में हमको केंद्रित करना है। फिर ऑप्शन सूर्य का आभासी प्रतिबिंब, अब बताइए सौर कुकर में आभासी प्रतिबिंब बनाकर भोजन बना पाएंगे, नहीं ना। उष्मा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रण करने के लिए, यानी संकेंद्रण मैंने एक बिंदु पे प्राप्त करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। फिर एक बड़े क्षेत्रफल को रोशन करने के लिए, इसका कोई बनता ही नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण सामान्य रूप से किसके कहां प्रयोग में लाए जाते हैं। तो एक याद रखिए कि उत्तल दर्पण मुख्य रूप से दो जगह याद रखिए, 2 या 3 जगह। एक होता है रोड लाइट में, रोड लाइट में क्या होता है ना कि एक लाइट लगा रहता है इस पे से, उसको प्रकाश क्या होता है ना चारों तरफ फैलाना रहता है रोड के दिखाने के लिए। और एक होता है हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी के जो साइड मिरर होता है देखने के लिए, उस साइड मिरर में हम प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। एक जगह और होता है इसको लाफिंग मिरर कहते हैं, लाफिंग मिरर हाउस देखे होंगे ना, उसमें लाफिंग मिरर हाउस में क्या होता है, जाते तो पेट बड़ा दिखाई देता है, हाथ मुंह पतला दिखाई देता है, जब हंसने वाला लाफिंग गैलरी उसको बोलते हैं, वहां पे इसका यूज करते हैं। तो लाफिंग गैलरी में सिर्फ इसका यूज नहीं करते हैं, उसमें अवतल भी होता है, उत्तल भी होता है, समतल भी होता है। लेकिन अगर रोड लाइट बोलेगा यहाँ पे होता है, या पश्च दर्पण, गाड़ी के पश्च दर्पण। पश्च दर्पण में क्यों करते हैं, क्योंकि पीछे का जो वातावरण है बहुत बड़ा है, कितने गाड़ी आ रहे हैं, बहुत से गाड़ी आ रहे होंगे, पीछे से क्या है, बहुत सी चीजें दिखाई दे, और उसको कम जगह में दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो गया, पश्च दर्पण, गाड़ी के वाहनों के पिछले दर्पण में। टॉर्च के परावर्तक में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सेविंग में हमको बड़ा दिखना है, अच्छा दिखना है, तो उसके लिए अवतल दर्पण। दूरबीन के नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस अवतल दर्पण के समक्ष वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार बने। देखिए अगर दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण का 5 कंडीशन बोले थे कि अगर फोकस जो होगी, अगर एफ होगा तो कर्वेचर 2f होता है, यही 2f को कर्वेचर यहाँ पे बोलते हैं दर्पण में। और अगर पूछ रहा है कि अगर ये 10 है और इसका कंडीशन क्या था कि यहाँ पे रखी वस्तु को यहाँ पर तब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा, यहाँ रखे वस्तु को यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे बड़ा, और इसे यहाँ पे रखी वस्तु को यही प्राप्त करेंगे और समान आकार का प्राप्त करेंगे, यानी कि सेंटर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इसके लिए ऑप्शन जो कह रहा है कि अवतल दर्पण की अगर 10 है तो 10 के लिए 20 हो जाएगा, यानी कर्वेचर कितना हो गया, 20। तो वस्तु को हम रखेंगे 20 सेंटीमीटर पर, ताकि प्रतिबिंब भी बनेगा तो 20 सेंटीमीटर पे बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और समान आकार का बनेगा, कर्वेचर पर समान आकार बनता है। अगला क्वेश्चन 45 कि प्रकाश वायु की कांच की तस्तरी में, एक कांच की तस्तरी है, मान के चलिए कांच है, उसकी तस्तरी है, 1.5 के अपूर्णांक के साथ प्रवेश करती है। अपूर्णांक म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। निर्वात में प्रकाश की गति जो दिया हुआ है 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। अब हम आपको बताते थे कि म्यू इक्वल टू सूत्र होता है, म्यू कहिए चाहे एन कहिए, उसका होता है c/v। अगर हम म्यू का वैल्यू रखते हैं 1.5, क्योंकि उसमें अगर नहीं रखते तो आपको लगता है कि सर ठिकानी बता देते हैं। देखिए म्यू का वैल्यू रखे 1.5, सी का वैल्यू दिया हुआ, ये था सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 × 10 के पावर 8 रख देते हैं, और भी का वैल्यू निकालना है, तो देखिए भी बराबर हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8 और बटे में 1.5, यहाँ से काटेंगे 1 0 और बढ़ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 3 × 30 हो जाता, मान के चलिए 0 इधर आ जाएगा तो 30 हो जाएगा, 1 0 यहीं पे बढ़ा देते इसको हटा करके, और इसको काटेंगे जब तो 15 दूना ही कट जाएगा 30 बार में, तो 2 × 10 के पावर 8 हो जाएगा, 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो या इसको कह सकते हैं किलोमीटर में पूछेगा तो 2 लाख किलोमीटर हो जाएगा, 2 लाख किलोमीटर हो जाएगा पर सेकेंड। और अगर मीटर में पूछा है तो आके आप याद रखिए, एक चीज याद रखिएगा
कि ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे 1.5 बोलेगा तो इसका दिमाग लगे कौन सा ऐसा नंबर है कि 1.5 गुना करे तो 3 लाख प्राप्त हो जाएगा। तो अब दिमाग लगे 2 लाख होगा, बस सीधा सीधी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर बोलेगा कि मान कर चलिए ऐसा चीज बताइए जिसमें अपूर्णांक 1.33 है, तो आप ऐसा कौन सा नंबर से गुना करेंगे 1.3 में कि जिसका 3 लाख प्राप्त हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। समझ में? एक 46 नंबर क्वेश्चन है कि उस यंत्र का नाम बताइए जिसका प्रतिरोध बदलने के लिए, अगर प्रतिरोध बदलना है, अभी जो प्रतिरोध कुछ है, अगला बार प्रतिरोध कुछ है, तो प्रतिरोध के बदलने के लिए विद्युत परिपथ में किया जाता है। एमीटर को प्रतिरोध बदलने से कोई मतलब नहीं है। वोल्टमीटर को वोल्ट नापते हैं। प्रतिरोधक से जो रेजिस्टर है उससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि धारा नियंत्रक, जिसको रियोस्टेट बोलते हैं इंग्लिश में, रियोस्टेट जो होता है जो प्रतिरोध को बदलता है। विद्युत परिपथ में अगर प्रतिरोध को बदलना है तो रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर उस यंत्र का नाम बताइए जिसको विद्युत परिपथ में धारा को, प्रतिरोध को बदलने के लिए बोला जाए तो धारा नियंत्रक होगा, रियोस्टेट होगा। 47 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध बराबर सूत्र होता है रो एल बाई ए, इस फॉर्मूला होता है। यानी किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ चालक के लंबाई पे और चालक के क्षेत्रफल पे। तो इसमें दिया लंबाई पे करता है, बिल्कुल करता है, पहला ऑप्शन। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, एरिया पे करता है, बिल्कुल करता है। और पदार्थ की प्रकृति पे, जो रो है पदार्थ की प्रकृति बताता है, उस पर भी करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर उल्लिखित सभी, निम्नलिखित में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही। और ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन जो इनमें से सही होते हैं, लिखे रहते हैं, बहुत सही होते हैं। ऐसा गारंटी नहीं रहता, लेकिन जब इसमें रहता है बहुत ज्यादा में रहता है कि इनमें से सही सब हो तो ऑप्शन सही होता है। 48 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर के सिरों के विभवांतर 60 वोल्ट है। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की एक विद्युत खींचता है, यानी करंट खींचता है, यदि विभवांतर 120 तक बढ़ाया जाए तो हीटर कितनी विद्युत खींचेगा। तो इसके लिए आप देखिए जो चीजें हैं वो लिख लीजिए। पहले फर्स्ट में क्या रखिए कि जो दिया हुआ है आर इक्वल टू होता है वी बाई आई, या इसको याद रखिएगा वी इक्वल टू आई, फॉर्मूला होता है ओम के नियम के अनुसार आर इक्वल टू होता है वी बटे आई, यह होता है ओम के नियम के अनुसार। अब इसमें जो रखिए, इसमें जो दिया हुआ है उसको रख दीजिए। करा के 60 वोल्ट, यानी कि आर बराबर दे दिए निकालना तो 60 वोल्ट, और धारा के मान दिया 4 एम्पियर। तो अब इसे इससे काटने के बाद निकल गया प्रतिरोध का मान कितना निकल गया 15। अब सेकंड में क्या करना है, इसको इसी चीज को रख दीजिए। कह रहा है कि 120 120 तक बढ़ाया गया, यानी भी को कितना कर दिया 120, और आर जो हो गया 15। तो जब किस में निकालना आई, तो भी इक्वल टू आई आर। तो भी बराबर कितना 120, आर बराबर निकालना है, आई बराबर निकालना है, हाँ भी आई निकालना है। अब प्रतिरोध दिखा है 15, तो 15 8 20 से, यानी कि आई बराबर कितना हो जाएगा 8 एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक विद्युत हीटर के 60 वोल्ट से अगर इसको 120 तक बढ़ाया जाए 4 एम्पियर को, तो अगला जो एम्पियर बढ़ जाएगा और वो कितना हो जाएगा 4 से बढ़ करके 8 हो जाएगा। और अगर आप इसको दिमाग लगा सकते हैं कि अगर कहे कि वोल्टेज पहले 60 वोल्ट है, वोल्टेज को दुगना किया जाए तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। अगर वोल्टेज कितना हो गया 2 गुना हो जाए तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, प्रतिरोध भी क्या दिया हुआ है धारा, तो धारा भी कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा, दुगना। यानी पहले जो वोल्टेज था 60 था 120 हो गया, और पहले जो 4 एम्पियर था वह बढ़ करके 8 एम्पियर हो गया। एक अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि दिए गए पदार्थ के एक तार के लंबाई को, ये इसी सूत्र पे आ जाएगा कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए, कि दिए गए पदार्थ की तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसका प्रतिरोध 4 ओम है। इसमें दिया हुआ है कि एक लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका प्रतिरोध आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ 4 ओम दिया हुआ है। इसी पदार्थ के दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होना चाहिए जब लंबाई को हम कर दिए आधी, यानी L/2 कर दिए, लंबाई कितनी हो गई L/2 हो गई, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2a हो गया। पहले एरिया जो था अब 2 एरिया हो गया। अब बताइए रो पे डिपेंड करता है पदार्थ नहीं बदला गया तो रो नहीं रखेंगे। अगर L कहा L/2 हो गया तो नीचे L/2 हो जाएगा। जो इसका वैल्यू भी कहा गया है, जो एरिया वो भी दुगना कर दिया गया, 2 एरिया कर दिया गया। अब बताइए पहले से जो फॉर्मूला था अब कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/4 हो जाएगा।
यानी कि प्रतिरोध पहले से जो था, अब प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, L/A हो जाएगा। तो जो पहले प्रतिरोध अगर दिया है 4 ओम, पहले प्रतिरोध दिया है 4 ओम, और इसका 1/4 हो जाएगा, यानी 4 का 1/4 करेंगे तो कट कटा करके 1 ओम आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 1 ओम हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि 9 वोल्ट की एक बैटरी है, 9 वोल्ट की एक बैटरी है, और इसमें जो प्रतिरोध है 0.2 एम्पियर है, 0.3 एम्पियर है, 0.4 एम्पियर है, 0.5 9 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम 0.2 ओम है, 0.3 ओम है, 0.4 ओम है और 0.5 ओम है, अब एक 12 ओम है। इतने प्रकार के इसमें प्रतिरोध है। तो कह रहा है कि 12 ओम यानी इससे गुजरने वाला यहाँ से कितना जो है, इस प्रतिरोध से गुजरने वाला कितना विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, यानी 12 ओम से गुजरने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो आर टोटल निकाल लेंगे। आर टोटल बराबर होगा, फॉर्मूला है R1 R2 R3, अगर ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम के लिए ही फॉर्मूला है। अगर आर इस समानांतर क्रम में रहता तो आर टोटल 1/R टोटल बराबर 1/R1 हो जाता, लेकिन श्रेणी क्रम में दिया है तो डायरेक्टली जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 3 12 14 और 12 13.4 ओम। अब इसको फॉर्मूला पर रख दीजिए, V = IR, ये प्रतिरोध का ओम का नियम है। अब इसको रख दीजिए, V का वैल्यू 9 दिया हुआ है, I का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू 13.4 है, I बराबर क्या हो जाएगा 9/13.4 हो जाएगा। I का वैल्यू कितना हो जाएगा 90/134 हो जाएगा। काटेंगे तो 0.67 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि जिसका प्रश्न का उत्तर अगर ये है बिल्कुल सही। ये लगातार 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, और इसमें हम बोले कि 3 चैप्टर को पूरा, एक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, और एक चैप्टर जो है मतलब मिरर है, लेंस है और आई से रिलेटेड है। मतलब 2 चैप्टर से पूरा डिप्लोमा का फिजिक्स आया है। और इसमें 50 भी क्वेश्चन ऐसा है जो 50 बना सकते हैं एक बार में, और बिना कोई देखे, बिना कोई किताब के सहारा लिए हुए। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। हाँ, तैयारी करना होगा, अगर आप चाहते हैं तैयारी करना इस तरह से, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन में हम चाहते हैं कि बनाए अगर एग्जाम में, बिना एकदम स्मार्ट अप्रोच लगाएं, तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम इसमें साथ साथ ही 10th के साथ साथ ही इस चीज़ों को पढ़ाई करा देते हैं, ताकि आपको ये मन में संदेह ना रहे कि सर डिप्लोमा में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम इसका प्रिपेयर कराते रहते हैं बच्चों लोग से, और अगर आप आते हैं तो हम इस चीज़ को आपको बेहतर बना देंगे। और अगर ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा में ये काम आती है, इंटर में जाएंगे तो यही चीज़ बेसिक चीज़ है जो आपसे मिलते रहेंगे। तो अगला वीडियो कल लाएंगे केमिस्ट्री के साथ, क्योंकि एक लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर फिजिक्स के साथ 50-150 क्वेश्चन होगा, तो कल मिलते हैं केमिस्ट्री के साथ में, और हम इस चीज़ को पूरा ध्यान रखेंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है इसमें कोई सा मिस्टेक हो बाय चांस, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बताया जाता है, तो इसमें हो सकता है आपको दिक्कत हो। लेकिन अगर क्लास से जुड़ेंगे तो स्थिरता से 1 साल का समय लिया जाता है पूरे चीज़ों को पढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।